अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो एक ही बुक कंप्लीट कोर्स को कवर करती है। कैम्ब्रिज की रिकमेंडेड भी है, एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन से मुनासिब है। चैप्टर 18 एंड पे है, उसको ख़त्म करते हैं। उसकी लास्ट एक्सरसाइज है 18.5। लंबी भी है तो प्रॉब्ली एक से ज़्यादा वीडियोज़ बनेंगी। शुरू कर लेते हैं, देखते हैं कहाँ तक बात पहुँचती है। अब सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 जो है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप इनटू द एयर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल. Its height varies with the time of flight according to the following equation. Copy and complete the table giving the values for h correct to one decimal place. अब क्या करना है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसकी हाइट बढ़ेगी भी और कम भी होगी, कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, तो जब हाइट बढ़ेगी भी और कम भी होगी तो लॉजिकली क्या बनेगा? पहले सेकंड में हाइट बढ़ी, दूसरे सेकंड में हाइट बढ़ी, तीसरे सेकंड में बढ़ी, चौथे सेकंड में बढ़ी, पाँचवें सेकंड में जाके हाइट रुक गई। फिर हाइट कम हुई, फिर हाइट कम हुई, फिर हाइट कम हुई, फिर ग्राउंड पर हिट कर गई। तो बॉल तो वर्टिकली ही उछल के वर्टिकली नीचे आई है, लेकिन ये हाइट पहले सेकंड में कुछ थी, दूसरे सेकंड में कुछ और हुई। 1 2 3 4 5 सेकंड है, तो हर सेकंड में हाइट जो है वो चेंज होती जा रही है और फिर वापस भी आ रही है। तो ये पैराबोला बन गया। स्क्वायर की वैल्यू माइनस में होगी क्योंकि ये उल्टा बना है। तो देख लेते हैं कि सवाल में क्या गिवन है। इन्होंने कहा कि इस कर्व को अगर आप ड्रॉ करना चाहें, इस रिलेशनशिप को हमने एक इक्वेशन से शो किया है। वो इक्वेशन क्या है? ये देखिए, माइनस आ गया। h इज इक्वल्स टू 15t माइनस टी 5t²। अब आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। इसको मैं एक आध को सॉल्व कर देता हूँ, बाकी को डायरेक्ट कर देता हूँ। जैसे कि अगर t3 है तो h कितना होगा? तो h इज इक्वल्स टू 15 × 3 -5 × 9, 3 3 9। ठीक है जी, तो इसको निकाल लें। 15 3 45 और ओहो एक मिनट, तो ये हो गया 45 -9 5 45 टू 0। तो इस वक्त तक बॉल ज़मीन पे गिर चुकी है। बाकी की वैल्यूज़ आप इसी तरह से डाल दीजिएगा। कंफर्म कर देता हूँ मैं आपको। डेसिमल में से एक डेसिमल प्लेस तक कीजिएगा जो आंसर आए। ये मैक्सिमम था इसका, तो ये पैराबोला का की निशानी हो गई। बाकी तो वैसे भी हम अंदाजे से बता सकते हैं। ठीक है जी। यूजिंग स्केल्स ऑफ 1 cm to represent 1 meter on the vertical axis and 4 cm to represent 1 second on horizontal axis, draw the distance, height, time graph for the ball. तो ये बनाना भी कोई आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, बनाए हुए हैं आपने बहुत सारी दफ़ा ग्राफ्स। इसको मैं यहाँ दिखाता हूँ आपके सामने। ठीक है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो वैल्यूज़ ले लीजिए। हाइट को जो है वो आप वाई एक्सिस पे ले लीजिए और टाइम को जो है वो एक्स एक्सिस पे ले लीजिए। 1 सेंटीमीटर कितने मीटर का है ये बता दिया इन्होंने, तो इस तरह से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ग्राफ जो बनेगा जैसे मैंने कहा, तो वो कुछ ऐसा बनेगा, पैराबोला सा। ओहो, फिर फिर क्या करना है? व्हाट इज़ द मैक्सिमम ऑफ हाइट ऑफ दैट वॉल? ओके, ये निकालने में क्या मसला है? अब जब आप इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो उसमें कुछ बातें समझ में आएंगी आपको कि 1.5 सेकंड पे 11.3 हाइट को इसने स्ट्राइक किया। और जब आप इस कर्व को प्लॉट करेंगे तो वो जितनी एक्यूरेसी से मैक्सिममली आप कर सकते हैं आप उतनी एक्यूरेसी से कर लीजिए। तो ये इसी के आसपास आपका जवाब आएगा, 11.3।
ड्रॉ अ टेंजेंट टू एस्टिमेट द स्पीड ऑफ द बॉल आफ्टर 1.25 सेकंड। तो 1.25 सेकंड पे आपने रख के एक स्ट्रेट लाइन बनानी है उस कर्व को जस्ट टच करती हुई, समथिंग लाइक दैट। फिर इसके इसको बनाते हुए इतना ख्याल रखना है कि एक्स एक्सिस पे जिन पॉइंट्स को इसने टच किया हो, दिस माइनस दिस करना आसान हो, और फिर वाई एक्सिस पे जहाँ टच कर रहा है तो दिस माइनस दिस कर दें, तो स्लोप आ जाएगा। स्लोप आएगा कमोबेश इसका 2 to 3 आई बिलीव। ठीक है जी। तो इस वक्त जो स्लोप आएगा इसका वो बता रहा होगा आपको कि इस बॉल की स्पीड क्या है इस मौके पे। अब बताइए स्पीड कैसे पता चलेगी, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे जो है वो टाइम है और यहाँ पे डिस्टेंस है, कितना ऊपर गई बॉल, तो इतने टाइम में कितना ऊपर गई, तो वो आपको पता चल रहा है कि डिस्टेंस ओवर टाइम स्पीड क्या है। और चूंकि इस जगह पे जो स्पीड है वही जो स्लोप है वही इस लाइन का स्लोप है, तो इस लाइन पे जब स्ट्रेट लाइन होती है उस पर किसी भी जगह स्लोप एक जितना होता है, तो पूरी स्ट्रेट लाइन को यूज़ करते हुए आपने स्लोप निकाला, तो वो इस पॉइंट का भी स्लोप है, विच इज़ हाउ मच डिस्टेंस इन हाउ मच टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो उससे आपकी स्पीड की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा फिर क्या है, ये हो गया। व्हाट हैपन्स टू द स्पीड ऑफ द बॉल एज इट्स मैक्सिमम हाइट। तो ये तो सवाल वैसे ही वो है ना, मतलब इसका मैथ से क्या सवाल है। ज़ाहिर है जिस वक्त वो अपनी मुकम्मल हाइट पे पहुंचेगी जहां तक उसको मैक्सिमम जाना है, तो उस वक्त क्या करेगी, स्पीड ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि वो मज़ीद चलना बंद हो चुकी है। ठीक है, मज़ीद डिस्टेंस कवर नहीं कर रही, इसीलिए जब आप यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे तो टेंजेंट ऐसा बनेगा, और ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है एक ज़ीरो स्पीड को। टाइम चेंज हो रहा है लेकिन स्पीड चेंज नहीं हो रही। ठीक है जी। फिर विद अप्रॉक्सीमेटली व्हाट स्पीड डज द बॉल रिटर्न टू द ग्राउंड। बॉल जो है वो किस स्पीड से ग्राउंड पे अप्रॉक्सीमेटली वापस आई, तो कितना डिस्टेंस कवर किया बॉल ने और कितना टाइम लिया। तो आप देखिए मैक्सिमम डिस्टेंस क्या था इस वक्त 11.3, और कितनी देर उसने लगाई वहाँ से पहुँचने में, तो 1.5 सेकेंड लगाया इसने। ये निकाल लेते हैं अभी हम। तो ये 7.5 मीटर पर सेकेंड आ रही है स्पीड। तो बुक में शायद थोड़ा सा डिफरेंट हो कुछ आंसर। द स्पीड ऑफ द सेम बॉल एज इन द प्रीवियस क्वेश्चन वेरीज विद द टाइम अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। अब स्पीड वेरी कर रही है तो इसका मतलब है कि एक्सीलरेशन हो रही है, एक्सीलरेशन कम हो रही है। और क्वेश्चन इन्होंने नीचे वाली दे दी। कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल शोइंग हाउ द स्पीड वेरीज विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉल्स फाइट। ओके, तो कंप्लीट कर लीजिए इसमें। अगेन मैं एक कर देता हूँ, बाकी एक करके दिखाता हूँ, बाकी डायरेक्टली एंटर कर देता हूँ। आपका ये बन रहा है जब टी ज़ीरो होगा तो ये 15 होगी, जब टी जो है वो 1 होगा तो ये 5 होगी। ये कुछ गड़बड़ लग रही है ना, लेट मी चेक। देखिए ना, ये 5 हो ही नहीं सकता, ये 7.5 होगा, कुछ गड़बड़ है। पायरेटेड बुक्स होती है ना, इसमें ये होता है मसला कि सही प्रिंटिंग नहीं होती, इसको फिल कर दिया जाता है बाज़ औक़ात, तो ये वैल्यूज़ आ रही हैं। अब बताइए, यूजिंग द स्केल आप एक ड्रॉ कर दीजिए, स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। तो स्पीड टाइम ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे तो शुरू में स्पीड ज़्यादा थी, आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई नीचे से ऊपर जाते हुए। तो जब जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, स्पीड कम होती जा रही है, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी आपकी ग्राफ पेपर के ऊपर, डाउनवर्ड स्लोपिंग।
वैसे भी एक कांस्टेंट फैक्टर से गिर रही है, अगर आ रहा है, ढाई ढाई करके गिर रही है हर 0.25 सेकेंड में। व्हाट वुड हैपन टू द ग्राफ इफ यू वर टू कैरी ऑन एंड प्लॉट द होल ऑफ द फ्लाइट? ओके, अब अगर आप इसको देखें तो एक डायरेक्शन में जाते हुए बॉल ऊपर गई, स्पीड शुरू में तेज़ थी, जान लगा के फेंकी होगी, ऊपर जाते जाते स्पीड कम होती गई, कम होती गई, स्पीड की बात हो रही है, कम होती गई होगी स्पीड। ये तो हालांकि यहाँ पे डिस्टेंस शो हो रहा है और टाइम यहाँ पे शो हो रहा है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि जिस वक्त बॉल ऊपर गई और जिस वक्त बॉल नीचे आई, और बॉल का रुख ये नहीं था कि बॉल यूँ गई है, बॉल तो यूँ ऊपर जाके यूँ नीचे आ गई स्ट्रेट। चीज़ तो पैराबोला क्यों बना है? क्योंकि टाइम चेंज होता गया और डिस्टेंस चेंज होता गया, इसलिए पैराबोला की डायरेक्शन में कर्व बना है इसका। खैर ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूँ। तो बता मैं रहा था कि जैसे जैसे शुरू में फेंकी होगी उसने, तो शुरू में थोड़ा सा टाइम गुजरा होगा और ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा उसने, फिर थोड़ा सा टाइम गुजरा होगा और उससे कम डिस्टेंस कवर किया होगा, फिर उससे कम डिस्टेंस कवर किया होगा, फिर उससे कम डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से स्पीड आहिस्ते आहिस्ते कम होती गई होगी। और यही नज़र भी आ रहा है कि शुरू में जब टाइम कम था तो स्पीड ज़्यादा थी, फिर टाइम और कम हुआ तो स्पीड फिर और कम हो गई, टाइम आगे बढ़ा तो स्पीड और कम हो गई, टाइम और आगे बढ़ा तो स्पीड और कम हो गई, एक वक्त हुआ कि ये बिल्कुल टॉप पे पहुंच चुकी है। अब जब ये नीचे आना शुरू होगी तो फिर स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी, टाइम थोड़ा सा और गया स्पीड फिर बढ़ी, फिर थोड़ा सा टाइम और गया फिर स्पीड और बढ़ी, यहाँ तक कि जिस वक्त ज़मीन को टच कर रही होगी उस वक्त उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। तो ये यूँ बन सकता है, लेकिन इसमें एक मसला है कि चूंकि इसमें डायरेक्शन मैटर कर रही है, तो जब ऊपर गई थी तो ये डायरेक्शन थी, नीचे आएगी तो इसको माइनस डायरेक्शन में स्पीड कहेंगे। तो बजाय इससे कि हम इसको इस तरफ बनाएं, हम क्या करेंगे, हम इसको सीधा आगे बढ़ा देते हैं। यानी टाइम और आगे बढ़ा, जब बॉल वापस आ रही है तो स्पीड थोड़ी सी और बढ़ गई, लेकिन ये माइनस में इसलिए बढ़ी कि बॉल ऊपर जाने के बजाय वापस ट्रेवल कर रही है, ये दिखाने के लिए हमने माइनस में स्पीड बढ़ा दी। और टाइम और आगे बढ़ा तो बॉल वापस आ रही है, थोड़ा सी और स्पीड बढ़ गई और बढ़ गई और बढ़ गई और बढ़ गई, तो ये स्ट्रेट लाइन में ये आगे तक इसी जगह ट्रेवल कर जाएगा, इसी में ही, इसी ग्राफ को ही कंटिन्यू कर लेगा। ठीक है, यहाँ तक कि वो टाइम आ गया कि मैक्सिमम स्पीड पे आई और फिर ग्राउंड को टच कर गई। तो सवाल का जवाब हो गया कि कैरी ऑन प्लॉटिंग द ग्राफ होता तो क्या होता, ऐसा क्यों है, इसकी वजह ही बता दी मैंने कि चूँकि बॉल जो है वो वापस आ रही थी, नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी, स्पीड उसकी नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी, इसलिए जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी माइनस के अंदर उसकी जो है वैल्यू बढ़ती गई, और जिस वक्त उसने ज़मीन को हिट किया उस वक्त उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा थी। ठीक है, यूजिंग द ग्राफ कैलकुलेट द हाइट आफ्टर 1 सेकेंड, तो ये भी निकाल सकते हैं आप इस ग्राफ की मदद से। यहाँ पे क्या है स्पीड, यहाँ पे क्या है टाइम, ऐसे ही ना। तो ये देखिए कैसे निकलेगा, ये बात हमें ऊपर वाले ग्राफ से ही पता चल रही है कि 1 सेकंड बाद कित कहाँ तक पहुँच गई थी बॉल, तो 10 मीटर तक पहुँच गई थी 1 सेकंड के बाद। यूजिंग द ग्राफ टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल। ओके, एक्सेलरेशन इज स्पीड ओवर टाइम। तो स्पीड में जो चेंज आया है, चेंज इन स्पीड ओवर चेंज इन टाइम, स्पीड में जो चेंज आया है वो है 0 से 15 तक, तो उल्टा चेंज आया है -15/1.5, 1.5 सेकेंड गुजरा है, तो विच इज इक्वल्स टू हाउ मच, 10 मीटर्स पर सेकेंड -1, यानी स्पीड ऐसे ऐसे कम होती गई, डिसलेरेट किया, एक्सेलरेट नहीं किया इससे। ठीक है जी, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करें, द लाइन cuts the y-axis at A and x-axis at B. Find the length of AB. ओके, अब लेंथ का फॉर्मूला होता है, हमने पीछे पढ़ा था 18 पॉइंट, किस में पढ़ा था, 18.4 में पढ़ा था कि पैथागोरस थ्योरम की वजह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब ए स्क्वायर मालूम करेंगे तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर
और उसमें वह प्लस कर दें y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यूज़ अभी डाल दें। y1 इसको कह दें 4 माइनस ज़ीरो और 0 माइनस 6, तो ये 6 ज़ीरो 36 हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 और 6 12, 4 1 5 और 1 6, √62 आ जाएगा। तो 7 रूट समथिंग आएगा, 7 7 49, नहीं ये आएगा समथिंग 2 रूट √ चले 52 है ना, 62 नहीं है सॉरी, √52 इज समथिंग। इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो ज़ाहिर है 2 के टेबल से जाएगा, 2 2 के 2 आएंगे, फिर बाकी 13 आ जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 13, इसलिए 2 बाहर आ जाएगा तो √13 अंदर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमने मालूम कर लिया इसका लेंथ मालूम कर ली। आगे सवाल क्या कहता है, इसको बंद करते हैं, इसको खोलते हैं। इसका पार्ट कुछ और है, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं, जगह बना ले कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ही हो आई होप, प्लस 1/x, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। ओके, तो फिर मैं इसमें कोई वैल्यूज डाल देता हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा कैलकुलेशन का काम है बेसिक, इसमें कोई सच रॉकेट साइंस नहीं है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अगेन जैसे मैं कहता हूँ कि मैं जब मिक्स क्वेश्चन एक्सरसाइज होती है उसमें ऐसे सवाल सॉल्व करा देता हूँ जो सॉल्व करने में मुश्किल हो रही है, बाकी इस कॉन्सेप्ट तो हमने पीछे समझ ही लिया था पिछली एक्सरसाइज में। तो वैल्यू 1 रख के देखते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 1/1 इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर इज 1, 1/1 इज 1 इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ 2 आ गया। बाकी वैल्यूज़ कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं फटाफट। 5 है, 2 है, 1.9 है, 4.5 है, 6.7 है। ठीक है जी, ये वैल्यूज़ आ गई। ओके, अब ये कह रहे हैं कि क्या करें, इसको प्लॉट करें, इसको प्लॉट कर देंगे तो कुछ पैराबोला बनेगा, स्क्वायर में है ना तो पैराबोला बनेगा, वैल्यू भी पॉजिटिव में है तो यू शेप बनेगा, समथिंग लाइक दिस बनेगा। हो सकता है शेप रेगुलर ना हो, इसकी वजह ये कि ये जो इंक्रीमेंट है ना इन्होंने ये अजीब सा ही लिया है, 0.1 0.2 0.4 0.6 लेते रहते फिर एकदम से 1.5 2, और तो ये अजीब सा बनेगा, ये रेगुलर पैराबोला नहीं बनेगा क्योंकि इन्होंने जो स्केल लिया है ना वो स्केल अजीब सा है, उसकी वजह से अजीब सा बनेगा कुछ। फिर कह रहे हैं ऑन योर ग्राफ ड्रॉ द लाइन y इज इक्वल्स टू x, y इज इक्वल्स टू x का मतलब होगा कि y1 x1 y2 x2 y3 x3, तो इसको प्लॉट कर दें, जहाँ y1 हो तो आप इसको प्लॉट करेंगे तो कहीं ना कहीं इसको टच करती हुई जाएगी लाइन ऐसे। y की वैल्यू 1 रखें तो x की वैल्यू 1 रखें तो वो यहाँ मीट करेगा, क्योंकि y का स्केल अलग लिया आपने, x का स्केल अलग लिया। फिर y की वैल्यू 2 रखें, x की वैल्यू 2 रखें तो वो यहाँ पे मीट करेगा। फिर y3 x3 यहाँ पे मीट करेगा, y4 x4 यहाँ मीट करेगा, तो ये आपने एक लाइन बना दी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, कहाँ गया, ड्रॉ अ टेंजेंट पैरेलल टू द लाइन y इज इक्वल्स टू x। अब y इज इक्वल्स टू x एक लाइन हमने बना दी, फॉर एग्जांपल वो लाइन, ओहो ये हमने ग्राफ बनाया y इज इक्वल्स टू x, ये बन गई लेट्स सपोज। अब ये कह रहे हैं कि इसी लाइन के पैरेलल एक और लाइन बनाइए, तो अब वो लाइन मैं आपको यूँ दिखाता हूँ तो बात समझ में आएगी आपको कि उस लाइन का स्लोप चेंज नहीं होना चाहिए, यानी ये स्लोप अगर इस लाइन का है तो यही स्लोप रहना चाहिए, और ये इसी तरह से आगे जाएगी, जहाँ टच कर रही होगी इस ग्राफ को वहाँ आप दूसरी लाइन बना दीजिएगा। स्लोप चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, ये जिस डायरेक्शन में बनी हुई थी उसी स्लोप उसी ग्रेडियंट के साथ ही जाके टच हो जाए। ठीक है जी, तो ये हमने कर दिया काम।
नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, estimate the coordinates of the point where gradient of the line of the curve is equals to 1। ओके, कर्व का ग्रेडियंट 1 हो जाएगा, यानी जिस रफ्तार से x बढ़ रहा है उसी रफ्तार से y बढ़ रहा होगा। तो भाई ये देखिए ना, ये लाइन है जिसका ग्रेडियंट 1 है, अभी जो आपने बनाई है, क्योंकि x जिस रफ्तार से बढ़ा उसी रफ्तार से आपने y बढ़ाया। x1 था तो y1 था, x2 था तो y2 था। तो फिर आपने क्या पूछा हमसे, कोऑर्डिनेट बताएं उस पॉइंट के कि जहाँ पे इसका ग्रेडियंट 1 है, तो वो ये पॉइंट बन रहा है। देख लीजिएगा ये पॉइंट क्या बन रहा है, कमोबेश 1,2 शायद हो सकता है, ऐसे कुछ होगा। एक्स पे 1 वाई पे 2 कुछ ऐसा आ रहा होगा। ठीक है, फिर राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द टेंजेंट एट दिस पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो ये भी आसान सी बात है कि आप देखिए y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो y इज इक्वल्स टू स्लोप कितना है यहाँ पे 1 x प्लस, यहाँ पे इसका, इस लाइन का इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट इस लाइन का चेक कर लें क्या है, कहाँ जाके y एक्सिस को काट रही है। आप देखेंगे तो y एक्सिस को काट रही होगी 1 पे, तो वो इसका बना गया, इक्वेशन आ गई इस लाइन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, फरमा रहे हैं जनाब के एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन से पहले पहले के कर लेंगे आज सारे, फिर एक वीडियो और बनाएंगे, यानी 2-3 वीडियोस में चूँकि तोड़ना है, सवाल बहुत सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दो इक्वेशंस दी हैं, ये एक स्क्वायर होगा आई थिंक। यूजिंग अ ग्राफिकल मेथड सॉल्व दीज टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली, यूज इंटीजर वैल्यूज x माइनस 3 से लेकर 4 तक। तो भाई अब पूरा प्लॉट करना पड़ेगा आपको, टेबल बनाइए, क्या करें, आपकी किस्मत में यही है भाई, इस चैप्टर में तो यही काम है बस। तो कुछ बच्चों को बोरिंग लगता है, पहली क्वेश्चन ऊपर लिखिए, दूसरी क्वेश्चन नीचे लिखिए। x की वैल्यू -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे ले लीजिए। कहाँ तक लेना, 4 तक लेना, अच्छा 4 इक्वल्स टू 4 है ना, तो 4 तक ले लिया। ये डब्बे बंद कर दीजिए, ये लाइन ऐसे कर दीजिए। पहली लाइन पहली क्वेश्चन के लिए लीजिए, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6। इन दोनों लाइनों को सॉल्व कर लीजिए। एक में एक्स स्क्वायर के साथ माइनस लगा हुआ है, एक में एक्स स्क्वायर के साथ प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब देखते ही मुझे तो अंदाज़ हो रहा है कि एक यूँ बनेगा एक यूँ बनेगा, समथिंग लाइक दैट। जो प्लस वाला है वो यू शेप बनेगा, जो माइनस वाला है वो उल्टा यू शेप बनेगा। और वो दोनों पॉइंट्स जहाँ पे कि ये मीट कर रहे हों, तो वो दोनों पॉइंट्स इसके जो है वो सोल्यूशन होंगे। तो एक पॉइंट में प्लस में वैल्यूज़ आ रही होंगी, एक पॉइंट में माइनस में वैल्यूज़ आ रही होंगी, समथिंग लाइक दैट बनेगा। ठीक है, ये दो पॉइंट्स जहाँ पे दोनों ग्राफ टच कर रहे हैं, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व होना कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं वैल्यूज़ क्या होंगी, वैल्यूज़ उसकी तकरीबन एक्स की वैल्यू इस पॉइंट पे कितनी है देख के बता दिएगा ग्राफ से कि ऑलमोस्ट कितनी है, नियर अबाउट आप बता देना, एग्जैक्टली बताना जरूरी नहीं है। वाई की वैल्यू कितनी है बता दें, इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू कितनी है। ज़रूरी नहीं है कि दोनों पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल सेम आए, यानी 1,2 और -1,2 इस तरह से आना ज़रूरी नहीं है, नहीं, ये अलग अलग आ सकते हैं, सिमिलर भी आ सकते हैं। कि इसका लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है ये नहीं पता ना, मैं ये कहाँ से किसके बीच में चल रही है। अगर तो ये वाई एक्सिस के अराउंड चल रही होती तो पॉइंट सिमिलर आते हैं, ये वाला और ये वाला सेम होता, लेकिन ये यहाँ पे शर्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं ए बी इज अ सेगमेंट ऑफ लाइन 2y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 8, राइट डाउन इट्स ग्रेडियंट एंड इट्स इंटरसेप्ट। यार ये तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल हो गया। पहले तो इसको y की शक्ल में ले आए, y इज इक्वल्स टू 3/2x माइनस 4, क्योंकि जब ये 2 इन दोनों से डिवाइड किया उसने तो ये 3/2 हो गया और ये 4 हो गया। तो इसका ग्रेडियंट ये है, इसका इंटरसेप्ट ये है, -4 इंटरसेप्ट है, ग्रेडियंट 3/2 है। और फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू ए बी पासिंग थ्रू 0,1। अगर ए बी से पैरेलल है
और उसका उसका जो 0, 1 का मतलब क्या होगा कि अगर ये 1, 2 तो यहाँ से गुजर रही होगी। तो ये इन्होंने वाई इंटरसेप्ट ही तो बताया है। वाई इंटरसेप्ट 1 ऐसे क्वेश्चन का जो इन्होंने दूसरी क्वेश्चन बताई है, और इन्होंने स्लोप भी बता दिया है कि लाइन पैरेलल है, दिस मीन्स की स्लोप यही है। तो y इज इक्वल्स टू 3/2x, और कहाँ से गुजर रही है 0, 1, तो +1 होगा। ऐसे ही होगा। बुक में शायद इसका आंसर गलत दिया हुआ है, लेकिन ये आंसर ठीक लग रहा है क्योंकि स्लोप सेम है और पैरेलल है ना, तो स्लोप सेम है। और इंटरसेप्ट दिया हुआ है वो हमने लिख दिया, वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट x0 होता है, बिल्कुल। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर सी में कह रहे हैं अब एक परपेंडिकुलर लाइन कैसी होती है, उसका स्लोप क्या होता है, उलट होता है। 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा, और साइन भी माइनस हो जाता है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -2/3x, और इसका इंटरसेप्ट क्या है, इसका इंटरसेप्ट भी वही है 1, तो ये +1 हो गया। ठीक है, इसका आंसर भी बुक में ठीक नहीं दिया हुआ। अच्छा, ठीक दिया हुआ हो सकता है, ये इन्होंने बुक में तो इक्वेशन लिखने को कहा है, तो इक्वेशन कैसे लिखनी है। हाँ, ये ठीक है हमारी, ये इसको 3 को उधर ले गए हैं, मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 3 मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 2, ये किया इन्होंने। तो ये 2y हो गया, यहाँ से 2 खत्म हो गया, 2 हो गया, सब पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसी हो जाएगी। तो दिस इज़ वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, लेकिन दूसरे सवाल का इनका फिर भी गलत है, क्योंकि उसमें उन्होंने फिर आखिर में 1 लिख दिया, जबकि वहाँ पे अगर यहाँ 3 लिखा था तो फिर यहाँ भी 3 आएगा। बट इनिशियल हमारे जवाब ठीक थे पहले ही। लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर हम आपको सी ऑफ करते हैं फिलहाल। By the first finding the gradient of each of the lines below, find two lines which are parallel and prove that the two of the lines are perpendicular. ओहो, ये तो बच्चों वाला सवाल है। ग्रेडियंट देख लेते हैं, पहले सबको दोबारा से लिखते हैं। ये हो जाएगी y इज इक्वल्स टू एक्स -5, और फिर ये अपॉन 3 यानी 1/3 हो जाएगा, ये 5/3 हो जाएगा। ठीक है ना, मैं x को उधर ले गया, प्लस में हो गया, 5 को उधर ले गया, 5 पहले उधर था, 3 से y हटाया तो इन दोनों के नीचे 3 आ गया। इसका ग्रेडियंट है 1/3। पहले तो पैरेलल परपेंडिकुलर निकाल लो सारी। ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 7 -2x + 7/4, तो ये जो हो जाएगा 1/2, लेकिन माइनस में। ओके, हो सकता है कोई इसके पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो। जो परपेंडिकुलर होगी वो जाहिर है इन्वर्स भी होगी और नेगेटिव भी होगी। फिर ये हो गया y इज इक्वल्स टू 3x - 8, ये तो गिवन ही है। ये हो गया y इज इक्वल्स टू -1/2x, ये भी -1/2 था, याद है ना, क्योंकि 2 नीचे चला गया x के, और +5/2, ये 2 उसके नीचे भी चला गया। तो मुझे तो ये -1/2 और -1/2 तो एक बात लग रही है, स्लोप सेम है दोनों के। तीसरी देखते हैं कि किसी का स्लोप 2 हो तो इसका उलट हो जाएगा, तो इसका निकालते हैं। y इज इक्वल्स टू -3x + 8, तो इन दोनों का जो स्लोप है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक ये 1/3 होना चाहिए, इस खाली साइन चेंज होने से तो परपेंडिकुलर नहीं होगा। लेट मी सी, ए बी और जे के, हाँ ये रहा ना 1/3, ये रहा ना, ये है 1/3 और ये है -3। 1/3 को उलट करके साइन माइनस करो तो ये बन जाता है। तो ए बी और जे के परपेंडिकुलर हैं, और सेम किसका था, सी डी और जी एच पैरेलल हैं। ठीक है जी, तो ये काम ख़त्म हुआ। आप अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मैं जल्दी ही एग्जामिनेशन स्टाइल क्वेश्चन भी बना दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह ताला आपके पर रहम फरमाए, मुझ पर रहम फरमाए, हम सबके हाल पर रहम फरमाए, और हमें दुनिया और आखिरत में आसानियाँ नसीब फरमाए, आमीन।